नमस्कार, मैं हूँ दिवाकर। आप देख रहे हैं मीडिया विजिल और हमारे साथ हैं आज मयंक और हमारे स्पेशल में शिमोगा से अपनी खास ग्राउंड रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। ये रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट पर सीधा जाकर पढ़ सकते हैं। ये डिटेल्ड रिपोर्ट वहाँ का की टेक्स्ट वहाँ अवेलेबल है और तो मयंक स्वागत है आपका और आप सबसे पहले मुझे बताएँ कि आखिर आखिर है क्या? आखिर हो क्या रहा है कर्नाटका में? जी। देखिए, कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है, आप उसको देखें तो वो कोई इंस्टेंट वो नहीं है। लेकिन वो इंस्टेंट भी है। यानी कि जो अभी माहौल है वो कोई स्पॉन्टेनियस या इंस्टेंट स्प्रेड नहीं है किसी तरह के कम्युनल हेट्रेड या टेंशन का। वो रिजल्टेंट है या वो एक थ्रेड आता है हिजाब वाले मामले से। पर हिजाब वाला मामला बहुत इंस्टेंट और आउट ऑफ द ब्लू मामला है, क्योंकि अचानक से यूपी इलेक्शन का पहला फेज जब होता है, जिस वक्त हो जाता है, यानी कि प्रचार बंद हो जाता है, तब हिजाब रो वहां पे शुरू होता है कर्नाटका में, हिजाब का मामला अचानक से। और इंटरेस्टिंगली कर्नाटका में उसके पहले ऐसी कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कर्नाटका में अगर हम बात करें तो कुछ इलाके हैं, अगर आप वहाँ पे जाएं तो बेल्लारी, शिमोगा, ये सारे जो इलाके हैं, उडुपी जिनकी बात हो रही है, ये सारे इलाकों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है, बड़ी मुस्लिम आबादी, और बहुत संपन्न लोग भी हैं, प्रभावशाली लोग भी हैं। हमको याद रखना होगा कि कर्नाटक का एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है जो मुस्लिम ही रहा है, ठीक है, कांग्रेस से। तो वो एक बड़ी आबादी है और वो लगातार स्कूल या कॉलेज वैसे ही जा रही थी। तो ये हिजाब रो अचानक से शुरू होती है और वो जो आती है 15 दिन बीतते बीतते, 10 दिन बीतते बीतते, वो पहुंचती है यहाँ पर जहाँ ये तनाव शिमोगा में अभी बना हुआ है। दिवाकर। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूँ कि कर्नाटका में और शिवमोगा जिले में फ़िलहाल सेक्शन 144 लगा दिया गया है जो वहाँ पर तनाव बना हुआ है और एक अ, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद तो आखिर मयंक ये कौन है? किनकी हत्या हुई? ये आप सबसे पहले बताएँगे हमारे दर्शकों को? जी, तो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, 26-27 साल की इनकी उम्र थी। इनका नाम जो है, आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, इनका नाम जो है वो यश जो है, हर्ष हर्ष है, हर्षा या हर्ष है इनका नाम, यश कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। और ये बहुत सक्रिय जो है कार्यकर्ता जो है बजरंग दल के थे, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कार्यकर्ता थे। आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी। और अब जब हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो देखिए, हुआ ये कि रविवार की रात इनकी हत्या हो गई चाकुओं से, को नृशंस हत्या, और लगभग खुलेआम हम जिसे कह सकते हैं सड़क पे ये हत्या हुई। और अब अभी तक एग्जैक्टली ये पब्लिक नहीं किया गया है कि वो कौन लोग हैं जो आरोपी हैं। और जाहिर सी बात है, जब तक जांच ना हो जाए, दोषी तो अदालत सिद्ध करेगी, आरोपी भी ठीक से वो है कि नहीं, ये तभी तय होता है जब जांच हो जाए। जब तक जांच नहीं होती ये भी तय नहीं होता कि वो आरोपी है। अब हुआ ये कि ये हत्या होती है और ये एक्टिव मेंबर बजरंग दल के हैं, और उसके बाद ये खबर जैसे ही बाहर आती है, अस्पताल ले जाते हैं जहां उनकी मृत्यु हो जाती है, ये खबर बाहर आते ही दिलचस्प क्या है कि 1 घंटा भी नहीं लगता है और पूरा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सब भर जाता है। अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी में जाएं तो आपको समझ में आएगा इसके ठीक पहले क्या हुआ था। इसके ठीक पहले बजरंग दल के किसी भी और कार्यकर्ता की तरह हर्ष जो है या हर्षा जो है, वो लगातार हिजाब वाले मामले में हिंदू हिंदू राइट विंग या हिंदुत्वा की जो फोर्सेस हैं उनके साथ खड़े हुए थे, वही कम्युनल फोर्सेस। और वो हिजाब को लेके उसी लाइन का सपोर्ट कर रहे थे जिसका हिंदू राइट विंग सपोर्ट कर रहा था कि हिजाब नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी। माहौल क्या बनाया गया? माहौल ये बनाया गया कि हर्षा की हत्या उस फेसबुक पोस्ट की वजह से हुई, और 1 घंटे के अंदर हत्या की खबर फैली अस्पताल में। वो होने के बाद सुबह होते होते फेसबुक, ट्विटर, यहां तक कि व्हाट्सएप, और दिलचस्प बात क्या है, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर हिंदी कंटेंट भर गया हिंदी पट्टी में।
और यहां से हमको लगा कि हमको इसकी एक इन्वेस्टिगेशन करने की, कम से कम सिलसिलेवार तरीके से क्या चीज़ कैसे हुई वो पता करने की ज़रूरत तो कम से कम है। और तब हमने ये रिपोर्ट जो है, स्पेशल रिपोर्ट करने का फैसला किया। दिवाकर। जी मैं तो ये तो आपने बता दिया कि हर्षा कौन है और आखिर हुआ क्या था। लेकिन कुछ खबर है कि आखिर अक्यूज़्ड कौन-कौन है? किन लोगों पर आरोप है जो हर्षा की हत्या की? देखिए, इस बारे में पुलिस ने कुछ पब्लिक नहीं किया है। दिलचस्प बात क्या है, कर्नाटका के जो गृह मंत्री हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है वो अरागा ज्ञानेंद्र, उन्होंने बाकायदा बयान देके ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि इस हत्या का हिजाब वाले मामले से संबंध नहीं है। अब अगर आप इसमें कोशिश करें समझने की, जानने की, पीछे जाएं और हमारी रिपोर्ट पे आप नज़र डालें जो www.mediavigil.com पे आपको मिल जाएगी, ये रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो इस रिपोर्ट से आपको क्या समझ में आता है? इस रिपोर्ट से आपको समझ में आता है, अपनी रिपोर्ट में जाते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारी रिपोर्ट में आप ये देखिए, अरागा ज्ञानेंद्र कहते हैं इस हत्या का हिजाब मामले से, आपकी स्क्रीन पे है, कुछ लेना देना नहीं है, हत्या के कारण बिल्कुल अलग है। शिवमोगा या शिमोगा, जिसको साधारण भाषा में शिमोगा कहते हैं, शिवमोगा एक संवेदनशील शहर है, हत्या की वारदात मुख्य सड़क पे हुई है, पुलिस हाई अलर्ट पे है, हमें सुराग मिले हैं, 4-5 लोग शामिल हैं, जल्दी हम आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। अब वहां पर कर्फ्यू लागू है और कर्फ्यू बुधवार तक रहेगा, यानी कि आज तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद तय होगा कर्फ्यू हटना है कि नहीं हटना है। अब यहां पर आप जो कह रहे हैं कि कौन लोग हैं, क्या है, इस बारे में कोई जानकारी ऐसा सच नहीं है। लेकिन अगर हम डिटेल को समझने की कोशिश करें तो हमको समझ में आएगा कि उसके तुरंत बाद मुस्लिम समुदाय को, अल्पसंख्यकों को बाकायदा निशाना बनाना शुरू कर दिया गया, ये कहते हुए कि फेसबुक पोस्ट की वजह से जो है उनकी हत्या हुई। और इसकी एक अलग तरह की मॉडस ऑपरेंडी है जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार ने, पुलिस ने, किसी ने अपने बयान में एक बार भी ये नहीं कहा है कि किसका हाथ है, किसके नाम है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तस्वीरें और नाम साझा कर दिए हैं 3 लोगों के, जो हम नहीं दिखाएंगे, और वो तीनों नाम स्पेसिफिक मकसद से साझा किए गए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूपी में चुनाव है और कर्नाटक में तनाव है, दोनों का रिश्ता तो है। दिवाकर। जी मयंक, शुक्रिया। और ये तो हमने शायद लगातार देखा है जब से उत्तर प्रदेश में या 5 राज्यों के चुनाव के जब से बात हुई है और जब से इलेक्शन डिक्लेयर किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने डेट्स डिक्लेयर किए थे, तब से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत के अलग-अलग शहरों में कई तरह के तनाव दिखते आ रहे हैं। बंगाल में भी हमने देखा कि छिटपुट तनाव हुआ, बिहार में भी देखा हमने, थोड़े तनाव अभी भी दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ख़ैर है ही लगातार। पंजाब में खालिस्तानियों के खालिस्तान और पाकिस्तान सब कुछ आ चुका है चुनाव में अब। और कर्नाटक में हम देख रहे हैं, और ये बिल्कुल दिसंबर 2021 के आखिरी हफ्ते से शुरू हुआ है और जनवरी के पहले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि ये हिजाब रोह स्टार्ट हुआ है। और इस संडे को पिछले रविवार को ये नया मसला हुआ है। क्या कोई पैटर्न है? क्या कोई ऐसा कोई पैटर्न है? क्या इतिहास में जाकर हम देख सकते हैं कि ऐसी कोई साजिश, या ऐसा, साजिश कहना थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा लेकिन मैं फिर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या कोई साजिश या कोई पैटर्न है क्या? इस तरह के चुनावों से जस्ट पहले, अ, या फिर धर्म और कम्युनल एंगल्स पे बात करने का? देखिए, पैटर्न तो है, और ये पैटर्न स्पेसिफिकली हिंदू राइट विंग का पैटर्न है। ये पैटर्न बहुत स्पेसिफिकली, बहुत सीधे सीधे 2 जगह से मिलता है जहां पर इस तरह से दंगे हुए। वो पहली जगह है गुजरात 2002, यानी कि गोधरा के बाद जो कुछ घटा, और दूसरी जगह है दिल्ली 2020। ये साल है 2022 जहां गोधरा को 20 साल पूरे हो रहे हैं। और ये वही महीना है
ये वो महीना है जहां गोधरा को 28 फरवरी को, जो अहमदाबाद में हुआ, 28 फरवरी को उसको 20 साल पूरे हो जाएंगे। और आज क्या तारीख है? 22 फरवरी हो चुकी है, 23 फरवरी आ गई है। ठीक है, जी। हम लगभग वहीं खड़े हैं। अब इसको हमने अपनी रिपोर्ट में इसको भी कवर किया और समझाने की कोशिश की। तो मैं आपको जो है वो रिपोर्ट के जरिए ही थोड़ा समझाना चाहूँगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और हम क्यों बात कर रहे हैं। और हम ये बिल्कुल बेसलेस होके नहीं कह रहे हैं, हम बहुत उससे कह रहे हैं। गुजरात और दिल्ली दंगों का मॉडल कैसे दिखता है, अब इसको समझें कि हर्षा की हत्या के बाद, बल्कि उसके पहले ही अगर आप देखें तो भड़काऊ बयान आने शुरू हो गए थे। के एम ईश्वरप्पा जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने हिजाब वाले मामले और के बाद एक स्कूल में, इसी जगह, इसी इलाके में भगवा झंडा फहरा दिया गया तिरंगे की जगह। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाके उसको उतार के तिरंगा फहराया। इसके बाद मंत्री जी बयान देते हैं कि बहुत समय नहीं लगेगा जब भगवा हमारा राष्ट्र ध्वज बन जाएगा। ये बयान वो दे चुके थे और हिजाब को लेकर तमाम बयान, भड़काऊ बयान आ रहे थे। अच्छा, यूपी से कनेक्शन की हम बात करते हैं, हम बाद में करेंगे, हम बताएंगे आपको कि कैसे उत्तर प्रदेश से इसका कनेक्शन है, और उसको साबित किसी और ने नहीं किया है, खुद इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया। लेकिन आप ये समझिए कि पुलिस हरकत में आती, इससे पहले हिंदुत्ववादी संगठन हरकत में आ गए थे। अगर आप ध्यान से देखें तो बीजेपी के आईटी सेल, हिंदुत्ववादी संगठन जिसमें आरएसएस का मुखपत्र पांचजन्य है, अगर आप उसका ट्विटर हैंडल देखें, आप जो है नेताओं के देखें, तो भड़काऊ बयान दिल्ली की तरह, एग्जैक्टली दिल्ली की तरह भड़काऊ बयान आने शुरू हो गए थे। गिरिराज सिंह का बयान आपकी स्क्रीन पर है, जहां पे वो क्या लिख रहे हैं कि शिवमोगा में बीती रात बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या कर दी गई। सेकुलरिज्म का हिजाब पहन के सेकुलरिज्म को गाली बकना और उसके बाद हिजाब शब्द का इस्तेमाल करना। हिजाब पहनकर देश की अखंडता और सभ्यता को बचाने वालों की मॉब लिंचिंग टुकड़े टुकड़े गैंग ने करवा दी। कुछ पता नहीं है, कोई सबूत नहीं है किसने मारा है, क्यों मारा है। गिरिराज सिंह की ट्वीट आ जाती है बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के। अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाने वाले नदारत है। अव्वल तो अभिव्यक्ति की आजादी का किसी की हत्या से क्या संबंध है? दूसरा, आपको पता भी नहीं है हत्या किसने की है, क्योंकि ये क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। ये ट्वीट आती है, ये ट्वीट 21 फरवरी की सुबह 11:19 पे आ चुकी थी। शाम को कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान आता है और वो कहते हैं कि हिजाब से कोई संबंध नहीं, पर ये ट्वीट आ गई। उसी समय एग्जैक्टली हर्षा, हैशटैग जस्टिस फॉर हर्षा और हैशटैग सेव शिवमोगा हिंदूज ट्रेंड करने लगा। व्हाट्सएप पर जो भड़काऊ तस्वीरें और कंटेंट थी वो हिंदी पट्टी भी तैरने लगी। दिल्ली दंगे की तरह स्थानीय नेता बयान देते हैं। कर्नाटक के मंत्री हैं जिनका मैंने जिक्र किया, के एस ईश्वरप्पा, अगर कोई आम नागरिक या कोई और इस तरह का बयान देता उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। वो कहते हैं मैं बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या से काफी विचलित हूं, और वो सीधे सीधे कहते हैं उनकी हत्या मुसलमान गुंडों ने की है। मैं परिस्थिति का विश्लेषण करने शिवमोगा जा रहा हूं, हम गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जरा सोच के देखिए कि यहां पे बात क्या हो रही है। क्या बात एक मंत्री एग्जैक्टली कह रहा है, आप इसको समझ के देखिए कि ये अपने आप में कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है। जी मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी लगातार कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं और कुछ ऐसे फैसले भी आए हैं, जैसे 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट की खबर भी आई थी, और जिसके बारे में जिसके 38 गुनाहगारों को, अब कहना सही होगा क्योंकि अब आरोपी नहीं रह गए क्योंकि कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी है। तो 38 गुनाहगारों को फांसी की सजा सुनाई गई है, और इसके बारे में भी एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल वही पैटर्न है। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एस ईश्वरप्पा का जो बयान आता है, इसको समझिएगा, वो बयान नहीं देते हैं केवल। आप अगर याद करें कैसे दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा जो है वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और पुलिस उनसे गिड़गिड़ाती है, रोकती नहीं है उनको, भगाती नहीं है वहां से, गिड़गिड़ाती है। के एस ईश्वरप्पा कहते हैं मैं जा रहा हूं शिवमोगा, और वो शिवमोगा पहुंच जाते हैं। और हम जब शाम को पता करने की कोशिश करते हैं, हम लगातार शिवमोगा के स्थानीय पत्रकारों के संपर्क में थे। एक का तो मैं नाम भी ले सकता हूं, अनिरुद्ध वशिष्ठ साहब हैं जो कल्पा मीडिया चलाते हैं वहां पे। उनसे हमने बात की
हमने पता करने की कोशिश की कि केएस ईश्वरप्पा कहाँ है, पुलिस से और पत्रकारों के सोर्सेज से पता चला कि वो अंतिम संस्कार के स्थान पे है। फिर हमको पता चलता है कि वो बाकायदा लीड कर रहे थे उस शव यात्रा को। अब शव यात्रा को लीड करने की क्या आवश्यकता है? शव यात्रा में सबसे आगे वो चलता है जो अंतिम संस्कार करता है। ये किस लिए चल रहे थे? ये मयंक, जी। क्या ये शव यात्रा हमें 2002 27 फरवरी की याद नहीं दिलाती है? मैं वहीं पे जा रहा हूं, मैं वहीं पे जा रहा हूं, इस बात को समझिए। हम इस पैटर्न पे जाएंगे, लेकिन मौके पर दिल्ली दंगों की तरह एक स्थानीय नेता पहुंच जाता है। अब जिस पैटर्न की आप बात कर रहे हैं वहां पे भी हम जाएंगे, लेकिन इसमें एक पैटर्न और समझिए दिल्ली की तरह। पहले हमने स्थानीय लोगों से बात की जो उन इलाकों के रहने वाले हैं। मैं इलाकों के नाम बोल देता हूं, 2 इलाके हैं स्पेसिफिकली जहां के लोगों से हमने बात की। एक इलाका है आजाद नगर और दूसरा इलाका है इमामबाड़ा। ज्यादातर लोग, जिसमें केवल मुसलमान नहीं थे, दूसरे धर्म के लोग भी थे, उन्होंने कहा कि जो लोग आए थे वो बाहरी लोग थे। ये किससे मिलता जुलता पैटर्न है? एग्जैक्टली दिल्ली दंगे का पैटर्न। दिल्ली दंगे में भी प्रत्यक्षदर्शियों ने लगातार ये कहा कि बाहरी लोग थे, यहां के लोग नहीं थे, हम सबको जानते हैं। यही बात हमसे शिवमोगा के लोगों ने कही। तो दिल्ली दंगे से एक और पैटर्न मिलता है। अब हम यहां से आगे जाएंगे और अब हम जाते हैं गुजरात में। गुजरात में 2002 के पहले भी हुआ, 2002 के बाद भी हुआ। अभी हाल ही में एक और मामला चल रहा है जहां पर एक हत्या के मामले को, आपराधिक हत्या के मामले को हिंदू बनाम मुस्लिम में बदला जा रहा है, अभी चल रहा है। शिवमोगा में भी यही किया गया, बिना सबूत, बिना किसी तथ्य के एक समुदाय को घोषित किया गया और सड़क पर बवाल शुरू हो जाता है। अब जो आप बात कर रहे थे वहां पे आते हैं कि अंतिम यात्रा को जुलूस से बदलना और हिंसा का माहौल भड़काना, ये अहमदाबाद 2002 की बानगी है, ठीक 20 साल बाद। ये अहमदाबाद 2002 को दोहराना है। मैं कोट कर रहा हूं, करता हूं, तो अहमदाबाद में क्या हुआ था? 28 फरवरी 2002 की जो घटना थी, वहां पर अहमदाबाद में जो शव थे अधजले और जले हुए गोधरा के मृतकों के, उन पार्थिव देहों को जुलूस की शक्ल में सड़क पर निकाल दिया गया, जिससे माहौल भड़के। क्योंकि ऐसा कुछ होगा तो जाहिर सी बात है माहौल भड़केगा। इसको अनुमति दी गई बाकायदा और ये किया गया। एग्जैक्टली यही होता है शिवमोगा में हर्षा केश की शव यात्रा, जिसे एक नॉर्मल शव यात्रा होनी चाहिए थी। मैं आपको विजुअल दिखाता हूं उसका, थोड़ा सा हम विजुअल देख लेते हैं एक बार, और हम विजुअल देखेंगे तो शायद हमको बेहतर समझ में आएगा कि वहां पर क्या हो रहा था। और मैं 1 मिनट कोशिश कर रहा हूं, आपको दिखाता हूं विजुअल। ये विजुअल आपकी स्क्रीन पर है और आप इसको देखिए। इस विजुअल में हर्षा की शव यात्रा है, जहां पर एम्बुलेंस तक पर भगवा झंडे लगा दिए गए हैं। एक व्यक्ति की पार्थिव देह अंतिम यात्रा को कन्वर्ट कर दिया गया है धार्मिक जुलूस में। जी, सिर्फ भगवा झंडे नहीं है, शायद इसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी है। जी, माफ कीजिएगा, मैं ये दावा नहीं करूंगा, जो चीज क्लियरली नहीं दिख रही है, हमारे माइक क्योंकि म्यूट रहते हैं, उसका दावा नहीं करूंगा मैं। लेकिन भगवे झंडे हैं। सवाल यह है कि ये क्या बनाया जा रहा है? बताया जा रहा है कि 5000 लोग उस शव यात्रा में थे। पुलिस ने मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, क्योंकि हर्षा हिंदू हैं और हिंदुओं के शव यात्रा में भगवा का बहुत बड़ा स्थान होता है। आप मुझे ये बताएं, आपने अपने परिवार में किस शव यात्रा में इस तरह से भगवा झंडे देखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने कभी नहीं देखा है। भगवा से सिर्फ और सिर्फ पार्थिव शरीर को ढका जाता है और कहीं पर भगवा नहीं रहता है। ये झंडे लेके निकलने का क्या तुक है? और मैं आपको, आप ये भी समझिए, आपकी स्क्रीन पे साथ के साथ कुछ और विजुअल चल रहे हैं, उनको देखिए। ये विजुअल जो है, ये इस शव यात्रा के पहले के विजुअल है, इस शव यात्रा के साथ के पहले के विजुअल है। जब ये शव यात्रा निकली उसके पहले ऑलरेडी आप ये देखिए, ये आगजनी हो चुकी थी, ये तोड़फोड़ हो चुकी थी। तो आखिर पुलिस ने कैसे अनुमति दी इस शव यात्रा को एक धार्मिक जुलूस से बदलने की और एक मंत्री को इसकी अगुवाई करने की? अब आते हैं अहमदाबाद से, जो दूसरा कनेक्शन है। एग्जैक्टली अहमदाबाद में
जब गोधरा के मृतकों की लाशों को जुलूस की शक्ल में निकाला गया तो यही हुआ था। वहां पर गिरिराज किशोर विश्व हिंदू परिषद के जो नेता थे, उनको अनुमति दी गई थी लीड करने की उस शव यात्रा को, उस कैवलकेड को, उस जुलूस को, जिसमें लाशें रख के पूरे अहमदाबाद में जुलूस निकाल दिया गया था। और विश्व हिंदू परिषद के गिरिराज किशोर लीड कर रहे थे और पुलिस उनको सुरक्षा दे रही थी और परमिशन दे रही थी। और उस शव यात्रा, उन शवों को जुलूस की शक्ल में निकालने की वजह से दंगा हुआ। मैं पढ़ देना चाहता हूं यहां पर, तीसरा से तलवार अपनी किताब में कोट करती हैं, लिखती हैं, उनको कोट करता हूं। गोधरा अग्निकांड के कुछ पीड़ित मृतकों के शवों को वाहनों के साथ एक जुलूस में अहमदाबाद लाया गया। जले हुए शत विक्षत शवों को जुलूस में अहमदाबाद लाने का फैसला सबसे आला राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किया गया था। जली हुई अनजान लाशों को 2 अलग अलग अंतिम यात्राओं के जुलूस में निकाला गया, जिससे आरएसएस के स्त्री पुरुषों की उत्तेजित भीड़ आक्रोशित और प्रेरित हुई, जिसका नतीजा अहमदाबाद में अगले दिन 28 फरवरी 2002 को मचे हाहाकार के रूप में दिखाई दिया। आचार्य गिरिराज किशोर को इन जुलूसों में शामिल होने के लिए विशेष पुलिस सुरक्षा दी गई थी। सरकार के पास गिरिराज किशोर के लिए पुलिसकर्मी थे, लेकिन दंगा पीड़ितों के लिए पुलिसकर्मी नहीं थे। ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न है जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दिवाकर जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मयंक, मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि क्या हम कॉन्क्लूसिवली ये कह सकते हैं कि हिजाब वाले मामले से उडुपी और शिमोगा में ही फिलहाल तो कर्नाटक, जो कि अभी मामला आ चुके हैं कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित और उसकी लगातार सुनवाई चल रही है, तो क्या हम कॉन्क्लूसिवली कह सकते हैं या फिर हम अभी सिर्फ ये सोच सकते हैं कि ये हिजाब वाले मामले में से इस हत्या का कोई संबंध नहीं है, जैसा कि गृह मंत्री ने कहा? भाई, जब गृह मंत्री ने कह दिया है तो कह दिया है। क्या गृह मंत्री ऑन द रिकॉर्ड आके बिना किसी कॉन्क्लूसिव एविडेंस के ये बोल देगा? वो राज्य का गृह मंत्री है ना। दूसरा, राज्य में सरकार किसकी है? भाजपा की तो सरकार है ना भाई, भाजपा की सरकार है। उसी का गृह मंत्री आके कह रहा है कि हिजाब वाले मामले से कोई रिश्ता नहीं है। अब इसमें हमको और क्या कहने की जरूरत है? और जब तक कोई एविडेंस नहीं आता है तब तक तो कहने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें समझना पड़ेगा ना। मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं कि कैसे रात को ही पूरी प्लानिंग शुरू हो गई थी। हम जो कह रहे हैं एविडेंसेस के आधार पे कह रहे हैं, हमने कोई भी खबर बिना वेरीफाई किए लिखी ही नहीं है। हमने पूरे 24 घंटे इंतजार किया इस रिपोर्ट को लिखने के लिए। 36 घंटे बाद हमने ये रिपोर्ट छापी है, जब हम एक एक चीज लगभग वेरीफाई कर चुके थे फ्रॉम वन और अनदर सोर्स, तब हमने ये रिपोर्ट लिखी है। मैं आपको एक वीडियो और दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वीडियो जो है, जब तक ये वीडियो लगा रहे हैं हम, मैं आपसे एक और याद दिलाना चाहूंगा, और शायद आपको याद होगा, बंगाल चुनाव से कुछ दिन पहले ही बंगाल में भी ऐसी ही एक हत्या हुई थी, जिसका ठीकरा तृणमूल कांग्रेस के हिंसक कार्यकर्ताओं पर फोड़ा गया था, और उसके बाद वहां भी दंगों वाले माहौल बन गए थे। इसमें एक अंतर यह है, इसको आप ऐसे समझिए, इसमें एक अंतर यह है कि वहां बंगाल में ही हत्या हुई थी। यहां उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है। अब आप कहेंगे कर्नाटक का चुनाव उत्तर प्रदेश को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? उत्तर प्रदेश में कुछ भी करने का मतलब है, बहुत ऑब्वियस है ये सब। जहां पे पहले किया था वहां ये कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पे किसान के खिलाफ है, वहां कुछ नहीं हो सकता ऐसा। बाकी किसी इलाके में आसान नहीं है भड़काना, और बहुत ऑब्वियस भी हो जाएगा यूपी में कुछ होगा। गुजरात में भी बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, वहां ऑलरेडी इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वहां ऑलरेडी चुनाव है 6 महीने बाद। कर्नाटक वो गढ़ है जहां पे ये किया जा सकता है। शिमोगा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। कर्नाटक के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा वो शिमोगा से आते हैं, तो कोई ऐसी जगह नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, रात को ही माहौल बनाना शुरू हो गया था। ये वीडियो आपके सामने है, पुलिस खड़ी है, रात से ही ये शुरू हो गया था, और पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रही है। इंटरेस्टिंगली, पुलिस ने बिना शक अच्छा काम किया है। पुलिस से जब कंट्रोल नहीं हुआ, पुलिस ने कहा कि हमको 500 अतिरिक्त सुरक्षा बल चाहिए, दंगा नियंत्रक वाहन के साथ, एक्स्ट्रा हथियारों के साथ, जो दंगे को रोकने में सक्षम हो। बेंगलोर से उन्होंने मांग कर दी। और अगर आप ध्यान से देखें तो पुलिस ने स्थिति वैसे बिगड़ने नहीं दी है जैसी बिगड़ सकती थी, और इसमें गृह मंत्री की भूमिका भी हम मानेंगे, हम ये नहीं देख रहे। लेकिन साजिश करने वाले लोग कौन थे, माहौल कौन भड़का रहे थे, वो भी उसी पार्टी के लोग थे।
यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे दिल्ली दंगों में हमने देखा या गुजरात दंगों में हमने देखा या पहले के कई कई अन्य दंगों में हमने देखा है कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही थी, शायद राजनीतिक दबाव में या शायद अपने ही प्रेजुडिसेस या बायसेस के साथ। लेकिन यहाँ पे कर्नाटक में पुलिस की भूमिका, जहां तक अभी तक खबरें आई हैं, काबिले तारीफ तो रही है। क्या कहते हैं? देखिए, मैं बहुत तारीफ नहीं करूंगा। जब स्थिति बिल्कुल हाथ से बाहर होने लगी, लगा कि दंगा भड़क जाएगा, हिंसा हो जाएगी, हत्याएं हो जाएंगी, तब पुलिस हरकत में ज़रूर आई, कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन बहुत काबिल तारीफ नहीं है। सवाल तो ये है ना कि के.एस. ईश्वरप्पा को कैसे लीड करने दिया गया उस जुलूस को, कैसे परमिशन दे दी गई? किसी और पार्टी का नेता ये करना चाहता तो क्या कर्नाटका पुलिस या शिवमोगा पुलिस ये परमिशन देती? उस जुलूस के दौरान भी अल्पसंख्यकों की आबादी वाले इलाकों में स्टोन पेल्टिंग की गई है, तोड़फोड़ की गई। इस जुलूस के दौरान उसी में शामिल लोगों ने की है। इसके भी वीडियोज हैं, हम हर चीज सलाह नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें बहुत नाजुक होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। हमारे पास और भी इनपुट्स हैं जिस बारे में हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास उसके एविडेंस इकट्ठा नहीं हो जाएंगे। पर ये सब कुछ आप अपनी स्क्रीन पे इमेजेस देख पा रहे हैं, चल रही हैं, ये सब कुछ उतना सीधा है नहीं जितना सीधा ये दिखता है दिवाकर जी। जी, माफ कीजिएगा, मेरा ऑडियो ऑफ था। यूपी चुनाव से क्या रिश्ता है, अगर आप जानना चाहें? जी हाँ मयंक, यूपी चुनाव से रिश्ता है या नहीं है, देखिए ये तो बिल्कुल परसेप्शन वाली बात होती है। किस तरह की ऑप्टिक्स बहुत बड़ी चीज होती है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का इतिहास रहा है, तो हिंदुत्व, प्रो हिंदुत्व राजनीति रही है इनकी। और कई बार हमने देखा है कि इनके जो कट्टर समर्थक हैं वो एक खास समुदाय के विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं। तो तो अब ये जब उसी एक खास समुदाय के खिलाफ जब माहौल बन रहा है, तो इसका असर, और चूंकि ग्रामीण वोटर जो होता है ना, ग्रामीण वोटर को इतनी खबरें मिलती नहीं है जितनी कि शहरी वोटर को मिलती है, या फिर कस्बाई वोटर को कह सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में थोड़ा मीडिया का पेनिट्रेशन काफी बढ़ चुका है। तो मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि चूंकि ग्रामीण वोटरों को लुभाने में, या ग्रामीण वोटर फिलहाल की हवा जो है, लहर जो है, वो थोड़ी खिलाफ नजर आ रही है। तो ये शहरी और कस्बाई वोटर्स को लुभाने का एक या अपने पक्ष में आप माफ कीजिएगा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बहुत सीधी बात यहाँ पे कह रहा हूँ, ग्रामीण कस्बाई ये सब मामला ही नहीं है। यहाँ पर भागते भूत की लंगोटी का मामला है। पोलराइजेशन करके जो मिल जाए सब अच्छा है। और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चीजें कुछ ना कुछ तो फिसलती दिख ही रही है हाथ से। उसकी भरपाई कैसे होगी? और चूंकि वोट स्विंग जो है वो अलग अलग सीटों पर अलग तरह से काम करता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको 5% हिंदू वोट अधिक मिल गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है किस इलाके में वो वोट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किसी सीट पे 2% का स्विंग हार जीत तय कर देगा। यूपी में कम से कम मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 50 से 55 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 5000 वोटों से कम का था। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 से 2% का अंतर जो होता है वो अधिकांश सीटों पर हमने देखा था पिछले चुनावों में। हाँ, तो जी, तो ऐसे में चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, मैं आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ ना। देखिए, हम कोई भी बात ऐसे ही नहीं कर रहे हैं कि हम बस कर दे रहे हैं, हम नहीं करेंगे ऐसी कोई बात। मैं आपको दिखाता हूँ एविडेंस। आपको मैंने एक दिखाई थी ट्वीट गिरिराज सिंह की, आइए नीचे आते हैं। हमसे वहां के पत्रकारों ने कहा कि अगर पुलिस कुछ नहीं एक्शन लेगी तो दिल्ली वाली स्थिति हो जाएगी। अब ये देखिए एक ट्वीट, ठीक है, और मैं इस ट्वीट को पढ़ देता हूं। ये ट्वीट कहती है, कर्नाटक में 26 साल के हिंदू युवा हर्ष की चाकुओं से गोद की हत्या कर दी गई है क्योंकि स्कूल कॉलेज में सबकी यूनिफॉर्म एक हो, इसके लिए उसने फेसबुक पोस्ट की थी। अब ये देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद कुछ नाम लिखे जाते हैं, किशन भरवाड़, रूपेश पांडे, दीपक, संजीत, हीरा गुजराती, हर्ष। इनमें से किसी की भी हत्या हिंदू होने की वजह से नहीं हुई थी।
देश भर में, और उसके नीचे लिखा था देश भर में हिंदुओं की सुनियोजित हत्याएं हो रही हैं। अब ये इतनी भड़काऊ पोस्ट है, ठीक है, मैं ये आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये है वो पोस्ट, ट्विटर पोस्ट है, ये ट्वीट है। इस ट्वीट को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दिवाकर, ठीक है जी। और मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज भी कर देता हूं, ठीक है। ये ट्वीट कौन कर रहा है, ठीक है, ये ट्वीट जो है आ रही है प्रशांत उमराव की तरफ से। प्रशांत उमराव कौन है? प्रशांत उमराव उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता है। प्रशांत उमराव ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं? प्रशांत उमराव कर्नाटक के एक मामले को इतना तूल क्यों दे रहे हैं और उसको हिंदू से जोड़ रहे हैं? ठीक, एक और ट्वीट एग्जांपल दे देता हूं आपको, अगली ट्वीट दिखाता हूं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव, और ये आपराधिक ट्वीट है दरअसल, इन पे तो एक्शन हो जाना चाहिए, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, तो छोड़ दीजिए किसी को। ये अपनी ट्वीट में लिखते हैं, जिहादी आतंक, आज इस्लामी आतंकी भरे चौराहे, झारखंड के रूपेश पांडे, कर्नाटक के हर्ष, हरियाणा की निकिता, दिल्ली की प्रीति माथुर, राजस्थान के दलित खेताराम बीन और दर्जनों हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं। कल इसके शिकार हम या आप, क्वेश्चन मार्क, हिंदुओं जागो एक को, जस्टिस फॉर हर्षा, हिंदू लाइफ मैटर। हरीशचंद्र श्रीवास्तव कौन है? हरीशचंद्र श्रीवास्तव भी उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, ऑल्सो नोन एज, हिजाब को लेके अपने भाषणों में बात कर चुके थे। यानी कि कर्नाटक से उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए किसी को। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने- मेरे पास भी कुछ विशेषकर कर्नाटक हाईकोर्ट से ही हैं, और जहां से ये अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि कॉन्क्रीट प्रूफ तो है नहीं, इसलिए मैं इन्हें अटकलें ही कहूंगा कि ये हिजाब वाले मामले की सुनवाई जो है उसे जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है और टाला जा रहा है। इसके बारे में आपकी कोई राय है? क्योंकि चूंकि सबूत नहीं है तो मैं इसे बहुत स्ट्रांगली नहीं रखना चाहूंगा, मैं इसके बारे में सिर्फ बात करना चाहता हूँ। नहीं, मैं ऐसे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि दरअसल ये मामला जो है, देखिए, इसमें इसमें सीधी बात ये है कि मामला पूरी तरह से संविधान का मामला है। अव्वल तो इस मामले को अब तक हाईकोर्ट को, संविधान पीठ को ट्रांसफर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पर संविधान की व्याख्या और पुनर्व्याख्या शामिल है, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कोई भी सरकार की धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं होता, सरकार बार बार कोर्ट में ये कहती है, ये उसने 3 तलाक में भी कहा, ये उसने कहा इस वाले मामले में, हिजाब वाले मामले में, तो सरकार को यह बताना पड़ेगा कि गोरक्षा का कानून किस आधार पर है, धर्म के आधार पर है कि नहीं है। और अगर वो धर्म के आधार पर है तो फिर किसी और मामले में सरकार ये कैसे कह सकती है और अदालत ये कैसे कह सकती है? अदालत देर लगा रही नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वो सुनवाइयां सुन रहा हूं, पूरी बहुत डिटेल सुनवाइयां हैं, उनमें समय लगना है। इस तरह की बातें मुझे थोड़ा बचकाई लगती हैं, कम से कम तब ये तो है, बिल्कुल, जब ये सुनवाई इंटरनेट पे सबके लिए लाइव उपलब्ध है देखने के लिए। जी अवेलेबल है, उपलब्ध है। मैं भी इसकी सुनवाई को लगातार फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन जो बात आपने कही, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इसे संविधान पीठ के पास को रेफर कर देना चाहिए था और इसे सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में ले लेना चाहिए था, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के पास अभी फिलहाल रहने दिया है और देखना है कि आखिर क्या फैसला आता है। और नहीं, इसमें दिवाकर एक चीज और समझनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब तक कर्नाटका का हाई कोर्ट या तो कोई फैसला ना दे दे इसमें, और जो याची है जिन्होंने प्लीड किया है वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ना चले जाए, एक, या फिर कर्नाटका हाई कोर्ट की बेंच जो है वो खुद ये ना कहे कि सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है वो इसको देखे, तब तक सुप्रीम कोर्ट बिना वजह आगे बढ़ के ये क्यों करेगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होता है ऐसे मामलों में अदालत इजीली, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा ये संविधान की पुनर्व्याख्या का मामला है। क्यों? क्योंकि चाहे वो आर्टिकल 25 हो चाहे आर्टिकल 19 हो, उन दोनों की पुनर्व्याख्या होगी धार्मिक आधारों की, क्योंकि इसके पहले एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुका है कि संस्थान जो है वो अपने खुद के ड्रेस कोड तय कर सकते हैं और इसमें कोई लीगल मुद्दा नहीं आता है, और यह सबको मानना पड़ेगा। सिर्फ सिखों को छूट दी थी, फौज से यह मामला आया था, आर्मी से।
अब यहां पर दूसरा सवाल यह है कि जैसे कोई सिख ये कह रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप सिख नहीं हो सकते अगर आप 5 ककार धारण नहीं करते, केश, कंघा, कच्छ, कृपाण और, है ना। अब यहां पे मामला क्या है कि केश धारण करने की बात है, पग धारण करने की बात नहीं है, कोई ये लेके पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई कह देगा कि भाई तो फिर हिजाब भी करना चाहिए, तो इसलिए पुनर्व्याख्या तो होगी इसकी, मामला किसी एक मिडिल ग्राउंड पे आके ही सेटल होगा, ठीक है, क्योंकि बुर्के को लेके कोर्ट को आपत्ति होगी, हिजाब को लेके नहीं होनी चाहिए। कोई अपना सर ढक के आ रहा है, इसमें क्या आपत्ति है किसी को, उसका चेहरा दिख रहा है, सर ढके है वो, आइडेंटिफिकेशन कैन बी द ओनली इशू, जी अदरवाइज कोई इशू नहीं है। कोई हथियार तो छुपा के ले नहीं आएगा, और ले आएगा तो वो स्कूल बैग में भी ला सकता है, वो शर्ट के अंदर भी ला सकता है, ट्राउजर भी ला सकता है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए ये मामला संविधान की पुनर्व्याख्या का है, ये संविधान पीठ के पास, और आप देखिएगा मुझे लगता है अंततः इसका नतीजा संविधान पीठ से ही जाके निकलने वाला है, या सुप्रीम कोर्ट से, और कहीं से नहीं निकलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट एक फैसला देगा जो बहुत फेवरेबल नहीं होगा, दोनों पार्टियों में से कोई एक सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर एक रूलिंग देगा, होगा यही इस मामले में। तो ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई डिले हो रहा है, इतना वक्त इसमें लगेगा ही लगेगा, मुझे लगता है, बल्कि शायद ज्यादा वक्त लगेगा जितना हम सोच रहे हैं। जी दिवाकर जी शुक्रिया, जी शुक्रिया मयंक। तो खैर हम अपनी बातचीत यहाँ पर अभी समाप्त कर सकते हैं मयंक, क्योंकि हमें अभी काफी अपडेट मिलने बाकी हैं, काफी सूत्रों से हमारे, और शिवमोगा से जब खबरें आएंगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, दिखाएंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक निष्पक्ष व्याख्या करके अपने दर्शकों को दिखा सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया मयंक आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए। और हमारे दर्शकों से हम निवेदन करेंगे कि मीडिया विजिल की साइट पर जाके www.mediavigil.com पर जाकर हमारी डिटेल्ड रिपोर्ट पढ़ें, जो मयंक ने बहुत बड़ी मेहनत से तैयार की है, और इसी तरह से अन्य खबरों की भी निष्पक्ष व्याख्या जो हम करने की कोशिश करते हैं, जो कई मीडिया हाउसेस नहीं दिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, वो हम करने की कोशिश करते हैं। हमारे दूसरे वीडियोस भी देखें, यूट्यूब पर हमें फॉलो कर सकते हैं @mediaVigil, हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमें शेयर चैट पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम फिलहाल सारे सोशल मीडिया पर अपने प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए @mediavigilindia, और फेसबुक पर भी मीडिया विजिल, और ऊपर लिख के आ रहा है अगर आप आजाद और निर्भीक पत्रकारिता की मदद करना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक आ रहा है जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, instamojo.com/@mediavigil। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बाकायदा एक बटन मिलेगा, आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम पत्रकारिता करते रह पाएँ इस तरह से, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर जो है वो केवल आप हैं और कोई नहीं है। कोई कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल पार्टी हमारी स्पॉन्सर कभी नहीं बनेगी, हमेशा आप रहेंगे। जी दिवाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया मयंक। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। हम हमसे जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।